पिछले वीडियो में वर्णोच्चारण से संबंधित प्रकरण चल रहा था, इसको और आगे बढ़ाते हुए देखिए आपने वर्णों में स्वर की परिभाषा का अध्ययन किया। स्वर के प्रकार तीन प्रकार के बताए, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, क्लोज स्वर, ऐ उ री, ह्रस्वर आ ई ए ऊ बड़ी री ऐ ओ औ 8 दीर्घ स्वर और प्लस स्वर तिगुना समय लगता है। जो दीर्घ स्वर हैं या ह्रस्वर हैं उनमें हिंदी के 3 का अंक लगाते हैं, प्लस स्वर होता है, लेकिन वो वैदिक संस्कृत का स्वर है। इसके बाद हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों में आप लोगों को इससे अवगत करवाया था। यदि कोई रह गया हो, छूट गया हो वीडियो देखने को, तो एक बार पुनः मैं शॉर्ट रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान दें कि 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। एक गणित में वर्ग होता है। गणित में जिस संख्या को, कोई भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल आता है उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन संस्कृत में 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 5वीं, 4वीं, 3वीं, 2वीं में कि के खे गे घेणे, चे छे जे जेणे, टे ठे डे डेणे। तो इस प्रकार से प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर हैं, 5-5 वर्ण हैं। तो इन 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से 5 ही वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो 25 जो वर्ण हैं, के खे गे घेणे, चे छे जे जेणे, टे ठे डे डेणे, ते ते दे देने, पे फे वे वे में। तो ये के की लाइन, चे की लाइन, टे की लाइन, ते की लाइन और पे की लाइन, ये वर्ग के नाम से जानी जाएगी। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। अतः ये वर्ण टोटल हुए 25। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद में आपने अंतस्थ वर्णों को पढ़ा। अंतःस्थ वर्ण जो अंदर स्थित हैं, जिनका उच्चारण करने पर या कंठ पर जोर लगता है, अंदर से निकलते हैं, उन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। ये रे लेवे, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये रे लेवे। इसके बाद में आपने ऊष्म वर्णों को पढ़ा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में अंदर से गर्म हवा निकले उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। ऊष्म वर्ण संख्या में 4 हैं। से एवं है, इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसके बाद में एक अनुस्वार को पढ़ा था। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, इस प्रकार से अनुस्वार होता है, इस प्रकार से विसर्ग होता है। इसके बाद में संयुक्ताक्षर वर्ण और पढ़े थे। संयुक्ताक्षर वर्ण 2 वर्णों से मिलकर के जो वर्ण बनता है उसको संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 3 हैं। जैसे आपने सबसे पहले देखा क्षय, ये किस से बनता है? के प्लस शय से। इसके बाद दूसरा देखा आपने त्रय, ये ते और रे से बनता है। इसके बाद देखा आपने ज्ञ, ये गे एवं ये से बनता है। तो ये 3 संयुक्ताक्षर वर्ण थे। तो देखिए 25 तो स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ 29 और 4 ऊष्म वर्ण 29 और 4 33, एक अनुस्वार 34, एक विसर्ग 35 और 3 संयुक्ताक्षर वर्ण 38 और 13 स्वर 38 और 13 51। ये 51 वर्ण थे। इन 51 वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में शायद आपको बता रहे थे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, किस उच्चारण स्थान से, किस अंग से स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो मुंह में जो अंग हैं, हमारा जो मुंह है, इस मुंह में जो भी अंग हैं, जैसे दांत है, तालु है, मूर्धा है, होठ है, नासिका है, इस क्षेत्र में ये जो हमारा मुंह है इसमें अंदर और बाहर, जैसे नाक, जिह्वा, तालु, होठ, दंता, मूर्धा और दांत और होठ मिलाकर के जो भी है, तो इनको जीभ जिस अंग को स्पर्श करेगी या किसी वर्ण को बोलते समय या उच्चारण करते समय जिस वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का
सहयोग लेना पड़े, सहायता लेनी पड़े, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हमने आपको पहला उच्चारण स्थान बताया था कंठ, जिसको सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। एकु है, विसर्ग, जनिया नाम कंठ है। एकु है, विसर्ग, जनिया नाम कंठ है। इसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया था कि ए का मतलब ए और आ, और कु का मतलब के वर्ग, और के वर्ग में आते हैं के, खे, गे, घे एवं णे, 5 वर्ण। इसके बाद में विसर्ग यानी विसर्ग, और फिर है यानी है हल। तो देखो ए आ 2, 5 ये 7, एक विसर्ग 8 और एक है 9। इन 9 वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। कौन कौन से? ए आ, के, खे, गे, घे, णे, है एवं विसर्ग। इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ की सहायता से होता है, क्योंकि इनको जब बोलते हैं ए, आ, के, खे, गे, घे, णे, विसर्ग का उच्चारण होता है लास्ट में है, और एक है ये। तो इनको जब बोलते हैं तो यहाँ जोर पड़ता है, कंठ की मदद के बिना इनको नहीं बोला जा सकता, इसलिए इनका उच्चारण स्थान रख दिया कंठ। दूसरा जब आपको समझाया था तो वो था तालु। इसका सूत्र है ई चूय शानाम तालु। ई चूय शानाम तालु। ई का तात्पर्य है ई या बड़ी ई। चू का मतलब चे वर्ग, और चे वर्ग में आते हैं चे, छे, जे, झे, एणे। चे, छे, जे, झेणे। एक है इसमें ये और एक है इसमें शे। इन 9 वर्णों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। ई, बड़ी ई, चे वर्ग यानी चे, छे, जे, झे, णे, एक ये एवं शे। 9 वर्ण हो गए। इन 9 वर्णों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। इन 9 वर्णों को ई, चे, छे, जे, झे, णे, तो दांतों के ऊपर वाला जो स्थान है तालु कहलाता है। तो ये इसकी सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है तालु। ई चू ऐसा नाम तालु। ई, चे, छे, जे, झेणे, ये एवं शे, इन वर्णों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। नंबर 3 मूर्धा। रिटोरो शाणाम मूर्धा। रिटोरो शाणाम मूर्धा यानी इसमें एक तो री, छोटी री और बड़ी री। एक टू का मतलब टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, णे। एक है इसमें रे और एक है शे। वही 9 वर्ण हो गए। री, टे, ठे, डे, ढे, णे, रे एवं शे। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा की सहायता से होता है। री, छोटी री, बड़ी री, टे वर्ग का मतलब टे, ठे, डे, ढे, णे, रे एवं शे। इन सभी 9 वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, क्योंकि मूर्धा की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद में आता है साहब दंता। नंबर 4 दंता यानी दांत। नृतुल सानाम दंता। नृतुल सानाम दंता। जैसे आपको पता है पहला वर्ण है लृ, और लृ तो एक ही होता है, छोटा वाला, बड़ा होता ही नहीं। तो लृ, और तू का मतलब ते वर्ग। ते वर्ग में आते हैं ते, थे, दे, धे, ने, वही 5 वर्ण। एक ले और एक से। लृतुल सानाम दंता। लृ, ते, थे, दे, धे, ने, ले एवं से। तो ये हो गए साहब 8 वर्ण। 9 क्यों पहले 9 थे, तीनों में 9 × 27 वर्ण हो चुके, ये 8 ये हैं।
तो कारण क्या है, एक कम क्यों पड़ गया? क्योंकि लरी केवल एक ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर एकूहे में, ईचुए में और एटुर में ए और आ दो थे, और ईचुए ई में ई और ई बड़ी ई, री और री बड़ी री, तो ये क्या छोटे बड़े थे, लेकिन इसमें एक ही होता है, इस कारण से एक कम पड़ गया। तो कितने रह गए? 8। तो लरी, ते, थे, दे, धे, ने, ले एवं से, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दंता की दांतों की सहायता से होता है। इनको जब उच्चारण करेंगे अपन लरी, ते, थे, दे, धे, ने, ले एवं से, तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी जो है वो दांतों से स्पर्श करती है। इस कारण से इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? दंता। इसके बाद में देखते हैं साहब ओष्ठ, नंबर 5। उपपद्य नाम ओष्ठौ, उपपद्य मानीया नामोष्ठौ, उपपद्य मानीया नाम ओष्ठौ। ऊ का मतलब ऊ छोटा और बड़ा, ऊ का मतलब पे वर्ग, पे वर्ग में आते हैं पे, फे, बे, भे, में, पे, फे, बे, भे, में। इसके बाद में फिर तीसरा वर्ण पे है, तो पे अपन ले लिया, तो ये केवल इसमें ये 7 वर्ण है। ऊ, पे, फे, बे, भे, में, पहले 8 थे, इससे पहले शुरुआत में 3 में 9 थे, 9 वर्ण, फिर 8 आए। 9 का कारण आपको बता दिया, उसमें लघु या दीर्घ दोनों थे, एक वर्ग था और 2 वर्ण और थे। ऐसे इसमें इससे पहले वाला जो दंत आया था उसमें लरी केवल एक ही है, उसका दीर्घ नहीं होता, एक कम पड़ गया इसलिए 8। और इसमें पहले वर्ण का तो 2 हो गया, छोटा बड़ा, मगर वर्ग एक ही है। इसमें एक वर्ग है और आगे 2 वर्ण नहीं है, इस कारण से इसमें कितने हुए? 7। तो ऊ, पे, फे, बे, भे, में, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ की सहायता से होता है। क्यों होता है ओष्ठ की सहायता से? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं उन होठों की पूंगी सी बन जाती है। ऊ, पे, फे, पे वर्ग को बोलेंगे तो होठ भिड़ेंगे, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कंठ तालु, अगला नंबर 6, कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। इसका मतलब ए का मतलब ए, और दई में आई की मात्रा है, इसका मतलब आई, केवल 2 वर्ण है इसमें बस, ए और आई। आगे तो है तो ते वर्ग तो आई गया। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु की सहायता से होता है। ए, आई, तो ए और आई जब बोलते हैं तो जोर कंठ पे पड़ता है और जिह्वा तालु की ओर इशारा करती है, इसलिए दोनों को मिलाकर के दे दिया। 2 अंग काम कर रहे हैं तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु की सहायता से होता है। अगर हमारा एक अंग कमजोर है, कंठ कमजोर है, तालु श्रेष्ठ है, तो भी हम उच्चारण नहीं कर सकते, या तालु कमजोर है, कंठ श्रेष्ठ है, तो भी हम इस ए और आई का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए इनमें 2 अंग काम कर रहे हैं तो इसके उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। ए एवं आई, इन दोनों का उच्चारण कंठ एवं तालु की सहायता से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसके बाद देखते हैं साहब दंतोष्ठम, नंबर 7, दंतोष्ठम। ओदौतो, ओदौतो, दंतोष्ठम। ओ का मतलब ओ, और दौ में औ, इसमें भी 2 हैं, ओ और औ। ओ एवं औ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है, ओ औ। इसमें दांत और होठ 2 अंग काम करते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है ओ औ। ओ को बोलेंगे ओष्ठ लेंगे, औ को बोलेंगे होठ लेंगे, और ये होठ दांतों से स्पर्श भी करते हैं, इस कारण से इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान दांत और होठों की सहायता से होता है। देखें अब आपने
9 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ में देख लिया, कंठ में पढ़ लिया। फिर तालु में भी 9 वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा था। फिर मूर्धा, मूर्धा में भी आपने 9 वर्णों का उच्चारण पढ़ा था। इसके बाद में लिया था ते लितुल सा नाम दंता, दंता लिया था। दंता में आपने 8 वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओष्ठ, ओष्ठ में हमने पढ़े थे 7 वर्ण, है ना। फिर 5वां हमने पढ़ा था दंता हो गया, ओष्ठ हो गया, उपपद्य नाम ओष्ठ हो गया, कंठतालु और कंठोष्ठ। कंठतालु पढ़ा था, फिर कंठोष्ठ पढ़ा था। इसमें 2 पढ़े, इसमें 2 पढ़े। अतः हमने अब तक टोटल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया? 9, 9, 18, 27 और 8, 35 और 7, 42, 44 और 2, 46। 46 वर्णों होते कितने हैं? 51। तो 51 में से 3 तो वो कट हो जाएंगे, वो संयुक्त अक्षर जो वर्ण हैं, क्योंकि वो के और से बन रहे हैं, तो के का उच्चारण भी हो गया और से का उच्चारण स्थान भी हो गया। इस कारण से 48 वर्णों का पढ़ना है। अब तक कितने हो गए? 46। 2 वर्ण और घट रहे हैं। वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो वेवन घट रहा है, वेवन, वकारस्य दंतोष्ठम। एक इसमें अनुस्वार का नहीं आया, वेवन और अनुस्वार 2 का नहीं आया। इसलिए उनका भी अब अपन देखते हैं, उनका उच्चारण स्थान भी देखते हैं। ये जो ओ औ पढ़ा था, ये कंठोष्टम था, कंठोष्टम शुद्ध कर लें इसको। दंतोष्टम जो अभी पढ़ा था, दंतोष्टम की जगह वो कंठोष्टम है, दंतोष्टम अब आएगा। दंतोष्टम, इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, एक सूत्र पीछे चले जाएं, क्योंकि हमने जो अभी दंतोष्ठम पहले पढ़ाया था वो गलती से दंतोष्ठम लिख दिया गया। वो कंठोष्ठ था, कंठोष्ठम, उसको शुद्ध कर लें। कंठोष्ठम, दंतोष्ठम की जगह कंठोष्ठम, दंतोष्ठम अब है। वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें केवल वे बने बस। वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ की सहायता से होता है। केवल वे का उच्चारण दांत और होठों की सहायता से होता है। वे उसको उच्चारण करेंगे, उच्चारित करेंगे तो होठ दांतों की तरफ स्पर्श करेंगे, और होठ भी स्पर्श करेंगे और दांतों को भी स्पर्श करेंगे। तो वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ की सहायता से होता है। एक लास्ट और है, नंबर 9, नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका अनुस्वारस्य च। अब आपने क्या किया? हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था कि जो 5 पंचम वर्ण जो थे, 5 णे 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 ने एवं में, इनको अपने वर्गों के साथ पढ़ा था। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। जैसे कंठ में के वर्ग के साथ में एक णे आया था, तालु में चे वर्ग के साथ में एक णे आया था, मूर्धा में टे वर्ग के साथ एक णे आया था, दंता में ते वर्ग के साथ में भी णे आया था, और ओष्ठ में भी पे वर्ग के साथ में एक पंचम वर्ण आया था, में, और ते वर्ग में न आया था। तो 5 वर्णों का उन्होंने उच्चारण पढ़ लिया। लेकिन अगर स्पेशल पूछे, वर्गों के अलावा पूछे, तो उसको अपन को उच्चारण स्थान नहीं बताना है। 5 वर्ण का उच्चारण नासिका बताना है, नासिका। तो उसमें अपन को लिखना है णे 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 ने में एवं अनुस्वार, अनुस्वार।
तो इसमें ये पहले पढ़ लिया इसलिए गिनती में तो आएंगे नहीं है, तो केवल अनुस्वार रहा 47 और 1 48। अनुस्वार कैसा होता है ये, इस प्रकार से। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका की सहायता से होता है। ये किसका है, नासिका। अनुस्वार का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं चंद्र। जैसे ऊपर चंद्र बोलते हैं तो उसके ऊपर लगती है चंद्र, मंत्र बोलते हैं तो मैं को ऊपर लगता है मंत्र, संवाद बोलते हैं से को ऊपर लगता है संवाद। तो इसमें क्या है, नाक तन्नाती है, नाक की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है नासिका। इस प्रकार से आपके जो ये उच्चारण स्थान वाला जो प्रकरण था ये अब परिपूर्ण होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे, अगला प्रकरण लेते हैं अपन समास। समास जैसा कि आप जानते हैं समास 3 वर्णों से मिलकर बना है, 3 वर्णों से मिलकर के समास शब्द बना है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में समझें। समास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। समास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, सम उपसर्ग, अस धातु एवं गण प्रत्यय। समास शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है। समास शब्द की 3 शब्दों से मिलकर उत्पत्ति हुई है, सम उपसर्ग अस धातु एवं गण प्रत्यय, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करना समास शब्द जो है इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, यानी शॉर्ट रूप में लिखना। मोटा रूप, बड़े रूप में जो लिखा होता है उसको छोटे रूप में लिखना ही समास कहलाता है। ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सम उपसर्ग अस धातु एवं गण प्रत्यय। वैसे अस का अर्थ होता है छिपना, अस का अर्थ छिपना, तो जो बड़ी लाइन बड़े शब्द हैं उसमें से कुछ शब्द छिप जाते हैं, इसलिए संक्षिप्तीकरण हो जाता है, तो उसको समास कहते हैं। फेंकना भी होता है, छिपना भी होता है। तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम उपसर्ग अस धातु एवं गण प्रत्यय, और अर्थ हो गया इसका संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना। इसके बाद में आता है साहब परिभाषा। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नवीन शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को, वर्णों को नहीं, शब्दों को, संधि में वर्ण आए थे लेकिन समास में शब्द आएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नवीन शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को विभक्ति रहित मिलाने की क्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने को समास कहते हैं। अब इसमें क्या है कि समास के सभी पदों को अलग अलग जब लिख देते हैं, समास के सभी पदों को अलग अलग लिखना विभक्ति सहित, उनमें विभक्ति लगा करके, प्रत्येक पद में विभक्ति लगा करके अलग अलग लिखते हैं, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। समास के सभी पदों को विभक्ति सहित अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। एवं समास विग्रह के जो पद हैं, 2 पद, 3 पद, 4 पद, जितने भी पद हैं, उन सब पदों में से विभक्ति रहित, बीच की विभक्तियों को हटा करके, लास्ट वाले पद का आवश्यक नहीं है, हटाएं नहीं हटाएं, लेकिन बीच की जो विभक्तियां हैं उनको हटा करके मिलाने की क्रिया को समस्त पद कहा जाता है। यानी मिले हुए पद रहते हैं उसको समस्त पद कहते हैं, टूटे हुए पद रहते हैं उसको समास विग्रह कहते हैं। अब इसके बाद में बात आती है आपकी पदों की, कि समास में कितने पद होते हैं। समास में वैसे तो मुख्य रूप से मात्र 2 पद होते हैं। समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। लेकिन ये हिंदी में है, अपन व्याकरण की भाषा को पढ़ रहे हैं, तो समास में जो पहला पद होता है इसको कहते हैं भैया पूर्व पद।
पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है इसको कहा जाता है या तो उत्तर पद और या पर पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को पर पद या उत्तर पद कहा जाता है। पदों की बात हुई। अगर कुछ समास ऐसे हैं जिनमें दो पदों से ज़्यादा भी पद आ जाते हैं, तो अगर कोई तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, मान लीजिए दो पद के बाद कोई तीसरा पद आ जाता है, चौथा पद आ जाता है, पांचवा पद आ जाता है, तो इन सबको अन्य पद के नाम से जाना जाता है। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को पर पद या उत्तर पद, और दूसरे तीसरे चौथे पांचवा जो भी जितने भी हैं उन सबको अन्य पद के नाम से जाना जाएगा। तीसरा पद है तो अन्य पद, चौथा है तो भी अन्य पद, पांचवा है तो भी अन्य पद, और है तो सबको अन्य पद के नाम से जाना जाता है। ये पदों की बात हुई। अब आता है समास के प्रकार। देखिए, हम बहुत पहले जब पढ़ते थे तो समास को 6 भागों में विभाजित किया था। समास के 6 प्रकार थे: अव्ययभाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव, पुनः देखें अव्ययभाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि एक तत्पुरुष। इस प्रकार 6 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में व्याकरण के विद्वानों ने इसमें संशोधन किया कि भाई कर्मधारय, तत्पुरुष एवं द्विगु जो समास हैं, तीनों की परिभाषा एक जैसी है। इस कारण से द्विगु समास को और कर्मधारय को तत्पुरुष में ही मिला दिया गया, तो इन दोनों को तत्पुरुष के भेद बता दिया, द्विगु को और कर्मधारय को। तो इस प्रकार 2 कट हो गए, तो समास रह गए 4। तो 4 समासों को प्रकार में अगर देखें तो 4 भाग बताए जाते हैं, लेकिन पढ़ाते तो उन सबको ही हैं, तो 6 ही हो गए वो। तो पहला आपका है अव्ययभाव समास, दूसरा आपका है द्वंद्व समास, और तीसरा हमारा है तत्पुरुष समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से ये 4 थे: अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि समास। अतः समास प्रकरण को, अब इनको प्रकारों को बारी बारी से विशेष नियमों के आधार पर अपन इनका अध्ययन अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब के लिए आपको धन्यवाद।